हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रहार आईएएस। माय नेम इज़ गौरव यादव और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बानस डेयरी। और बानस डेयरी क्यों न्यूज़ में है, लेट अस सी। बानस डेयरी, वन ऑफ द डेयरी सेटअप अंडर ऑपरेशन फ्लड 4 decades ago, हैज़ अनाउंस्ड द थर्ड यूनिट इन उत्तर प्रदेश वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो बानस डेयरी है वो ऑपरेशन फ्लड के अंदर सेटअप करी थी और ऑपरेशन फ्लड आज से 4 decades पहले यानी कि 40 साल पहले ये ऑपरेशन बनाया गया था ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके इंडिया में। तो उस दौरान ये उनमें से एक डेयरी है जो उस दौरान बनी थी। तो उस डेयरी ने अपनी थर्ड यूनिट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेटअप करने का प्लान किया है। और वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और देखते हैं इसके बारे में, बानस डेयरी के बारे में। बानस डेयरी ऑल्सो नोन एज बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन पालनपुर। तो ये पालनपुर से है और इट इज़ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बेस्ड इन बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये जो डेयरी है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और ये बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। इट वॉज फाउंडेड इन 1969। तो ये 1969 में फाउंड की गई थी इन द अकॉर्डेंस ऑफ 1961 रूल ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो आया था 1961 में, तो उसी ऑपरेशन फ्लड के एक रूल था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, उसके अकॉर्डेंस में और उसके अंडर में ये बनी थी 1969 में। तो गलबा भाई नानजी भाई पटेल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ द डेयरी। तो इन्होंने फाउंडेशन में बहुत हेल्प करी थी, या फिर कह सकते हैं यही फाउंडर थे, गलबा भाई नानजी भाई पटेल। इट इज़ हेडक्वार्टर इन पालनपुर। पालनपुर में इसका हेडक्वार्टर है। द कंपनीज प्रोडक्ट आर मार्केटेड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आनंद। तो आप जानते होंगे आनंद के बहुत मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, आनंद आइसक्रीम, आनंद मिल्क, आनंद दही, ये सब चीज़ें। तो जो इस डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आनंद कंपनी के द्वारा मार्केट किए जाते हैं, यानी कि आनंद उसको मार्केट करता है। सेकेंड न्यूज़ इज यूएपीए। तो यूएपीए क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसकी जो बनाई गई थी गवर्नमेंट ने, अनलॉफुल मोस्टली जो भी अगर टेररिज्म के और जो भी ब्लेसफेमी के इन सब के एक्ट्स के लिए यूएपीए आया था। तो यूएपीए अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट फेवर एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाई एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ प्रोब इन यूएपीए केसेस एट विल। तो जनरली क्या होता है, जो एक प्रोब का पीरियड होता है कि जो यूएपीए का किसी पे भी अगर यूएपीए लगी है या वो धारा लगाई गई है, तो उसका जो प्रोब है या उसकी जो भी प्रोसीजन है वो 90 डेज़ में या फिर जो भी उसका डिफाइंड पीरियड होता है उसमें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है जैसे सीबीआई है, आईबी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो मजिस्ट्रेट उनको अपनी मर्जी से उस 90 डेज़ पीरियड को बढ़ा देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो लेकिन इससे आम जनता को या फिर जिसके ऊपर यूएपीए लगी है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रोब नहीं हो पाता टाइम में। तो वो बस अपनी मर्जी से बस बढ़ाए चले जा रहे हैं प्रोब पीरियड को। उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। अंडर यूएपीए द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज इफ नॉट द अक्यूज्ड एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल। जैसा मैंने बताया कि यूएपीए के केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोब पीरियड है वो 90 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 90 डेज में उसको चार्जशीट लग जानी चाहिए। अगर वो अक्यूज होगा तो जेल जाएगा, नहीं तो वो अगर 90 डेज में चार्जशीट अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है उसको। इन सो फार एज एक्सटेंशन ऑफ द टाइम टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, द मजिस्ट्रेट वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कंसिडर द रिक्वेस्ट and only competent authority to consider such request would be the court as specified in the proviso in section 43D(2)(b) ऑफ द यूएपीए। तो कोर्ट का कहना है कि जो एक्सटेंशन होगा इसका जो इन्वेस्टिगेशन टाइम का 90 डेज से अगर एक्सटेंड करना है तो मजिस्ट्रेट वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट, मतलब मजिस्ट्रेट उसको नहीं कर सकता, उसको कोर्ट ही करेगा, जैसा कि यूएपीए के सेक्शन 43D(2)(b) में दे रखा है। तो कोर्ट ही उसको एक्सटेंड करेगा। और कोर्ट से क्या मतलब है, बाय द कोर्ट द बेंच मीन्ड स्पेशल कोर्ट अंडर द यूएपीए, मतलब जो यूएपीए के अंडर एक स्पेशल कोर्ट होगा वो उसको एक्सटेंड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन पीरियड को। थर्ड न्यूज़ वल्चर्स। तो वल्चर्स क्यों न्यूज़ में है कि इन अक्टूबर 2028 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर वर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया फ्रॉम द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड एट बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन शिवालिक रेंजेस ऑफ हिमालयन फुटहिल्स इन हरियाणा पिंजौर। तो अक्टूबर 2020 में 8 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर रिलीज़ किए गए थे पहली बार इंडिया में। और कहाँ रिलीज़ किए गए थे, ये यहाँ रिलीज़ किए थे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड एट बीर शिखरगढ़
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवालिक रेंजेस इन हरियाणा। तो हरियाणा के पिंजौर में एक ये जो वीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर एक जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। वहाँ पे इनको 8 छोड़े गए थे वहाँ लाके। तो अब अगर 1 साल बाद आज देखते हैं, अक्टूबर लास्ट ईयर में छोड़े गए थे, तो 1 साल बाद वहाँ पे वो पूरी तरह ब्लेंड हो चुके हैं और वहाँ पर वो सेफली रह रहे हैं। तो इस चीज़ से कि थोड़ी सी एक होप मिली है कंजर्वेटिव्स को, जो वल्चर कंजर्वेटिव्स हैं उनको होप मिली है कि जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है उसको बचाया जा सकता है, उसको और ब्रीड किया जा सकता है। लेकिन अभी भी जो उनके खतरे हैं, द ग्रेव थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ वल्चर आर फार फ्रॉम ओवर, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे उनके लिए अभी भी एंडेंजर्ड हैं वो। तो देखते हैं इनके बारे में। और ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर that were released in the wild are the resident bird and not migratory, so they largely stay within radius of 50 to 100 किलोमीटर of the breeding center। तो ये जो ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर होता है वो रेजिडेंट बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड नहीं। यानी कि माइग्रेटरी बर्ड वो होते हैं जो सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो इधर से उधर दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जैसे ठंड में कहीं और चले जाते हैं, फिर गर्मियों में वापस अपनी जगह आ जाते हैं। लेकिन जो वाइट बैक वल्चर हैं वो माइग्रेटरी नहीं, रेजिडेंट बर्ड है, यानी कि वो वहीं रहते हैं 50 to 100 किलोमीटर के रेडियस में। As many as 378 vulture of 3 species are housed at the center। तो इस सेंटर पे जो है जटायु सेंटर, उसमें 378 वल्चर्स रहते हैं अभी, और उनमें से 131 आर ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, 195 आर लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड 52 आर स्लेंडर बिल्ड वल्चर। The founder stock of birds are at the center was collected from various states including Assam, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to maintain genetic diversity। तो ये जो स्टॉक है 378 वल्चर्स का, वो अलग अलग राज्यों से लाया गया, असम से, हरियाणा से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ताकि वहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी रहे, मतलब अलग अलग टाइप के सारे जेनेटिक के वल्चर्स वहाँ लाए जा सकें। और देखते हैं इनके बारे में कुछ। वंस वेरी कॉमन वल्चर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। एक बार मतलब अगर आप पुराने टाइम में बात करें, वल्चर्स इंडिया में बहुत कॉमनली पाए जाते थे, मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी, अनकंट्रोल, और अभी वो हैं वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे पहुंच चुके हैं। तो इसका रीज़न क्या है? अनकंट्रोल वेटरनरी यूसेज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID जो होता है, जो मोस्टली जो वोवेन एनिमल्स होते हैं, जो गाय भैंस, उनके लिए उनमें जो दवाइयाँ यूज़ करी जाती हैं उनके मतलब नॉन स्टेरॉयडल होती हैं वो, और ये सब इलीगल दवाएं होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर और कामों के लिए। तो इंक्लूडिंग, और ये दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? एसिक्लोफेनेक, कीटोप्रोफिन, न्यूमेसलाइड and the illegal use of drug diclofenac are the toxic to vulture if they feed on carcasses within 72 hours of the drugs administration to such livestock। तो ये जो दवाइयाँ हैं जो लाइव स्टॉक को दी जाती हैं, ये इलीगल यूज जो होता है इनका, अगर वल्चर जैसे अगर ये दवाई खाने के बाद अगर 72 आवर्स के अंदर मतलब अगर मान लीजिए कोई भी गाय या भैंस या कोई भी जो लाइव स्टॉक है वो अगर मर जाता है और उसके अंदर दवाइयों का अवशेष है, तो अगर 72 आवर्स के अंदर वल्चर उस कार्केस को खा लेता है, उसकी जो डेड बॉडी है उसको खाता है, तो वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और ये सबसे बड़े रीजंस हैं वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होने के इंडिया में। वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड एट 40 मिलियन। बस देखते हैं, एक बार 40 मिलियंस हुआ करती थी, कभी 40 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया में। पॉपुलेशन ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ वल्चर हैव डिक्लाइंड बाई ओवर 97% सिंस द 1990s। तो 1990 के बाद से, यानी कि पिछले 30 सालों के अंतराल में जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है वो 97% कम हो गई है। देख कितना ज़्यादा डिक्लाइन है। और अगर आप देखें तो इन्हीं 30 सालों में जो ये जो डिजीज़, जो नॉन स्टेरॉयडल जो दवाएं हैं उनका यूज़ ज़्यादा बढ़ा है। पहले नेचुरली लाइफ स्टॉक को रखा जाता था, नेचुरली उनको चारा खिलाया जाता था, घास चराने चले जाते थे लोग, लेकिन अब दवाइयों का यूज़ ज़्यादा होने लगा, चाहे वो लाइफ स्टॉक में हो, चाहे वे सब्जियों में हो, चाहे हम फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ होने लगे हैं और अलग अलग पेस्टिसाइड यूज़ होने लगे हैं ये उसमें जो हमारे क्रॉप्स में। उसके बाद लाइफ स्टॉक में भी हम दवाइयाँ यूज़ करने लगे हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं उनका जो इफेक्ट है वो यहाँ दिखाई देता है। जैसे 97% कम हो गया वल्चर की पॉपुलेशन, एंड दैट ऑफ ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर वाई आर ड्रास्टिक 99.9%। तो ये तो तीनों स्पीसीज की बात कर रहे थे यहाँ पे। अगर हम एक स्पेसिफिक एक स्पीसीज की बात करें ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर की, तो उसकी तो ड्रास्टिक 99.9% कम हो गई पिछले 30 सालों में। It has been established that the vulture population was decimated by the veterinary uses of diclofenac in India। तो ये कहा जाता है कि जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कम हुई है डाइक्लोफेनेक के यूज़ से। जो इलीगल यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनेक होता है उसके यूज़ से सबसे ज़्यादा कम हुई है। द की रीज़न बिहाइंड द यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनेक इज़ द फैक्ट दैट दे आर वेरी लो कॉस्ट ड्रग। तो ये क्यों इलीगली यूज़ होती है? क्योंकि जो लीगल ड्रग्स हैं वो थोड़ी महंगी हैं।
तो ये लो कॉस्ट ड्रग है, इसलिए लोग लाइफ स्टॉक में ज़्यादा यूज़ करते हैं, सस्ते में दवाई यूज़ करने के लिए। और तो लेकिन इससे यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं 99.9%, 97%। तो गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर दैट अल्टरनेटिव ड्रग्स आर सब्सिडाइज्ड टू बी चीपर देन डाइक्लोफेनेक। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस चीज़ के लिए कि जो अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं, जो लीगल ड्रग्स हैं, उनको सब्सिडाइज करे, उनको डाइक्लोफेनेक से कम दामों में बेचे। अगर लोगों को इलीगल ड्रग्स से कम दाम में लीगल ड्रग्स मिलेंगी तो क्यों खरीदेगा कोई इलीगल? तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। फोर्स न्यूज़, हाइपरटेंशन अभी बहुत मतलब अगर हम देखें तो मेंटल इश्यूज बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है। बीमारी क्या, कोई बीमारी नहीं है, मेंटल इशू बस एक प्रॉब्लम है जिसको लोग अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेंटल इशू। लेकिन अब ये लोग बाहर आने लगे, अभी तक लोग डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन अब लोग डिस्कस करने लगे। जैसे कि नाओमी ओसाका है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी 2020 में, उन्होंने अपना फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया, साइटिंग मेंटल रीजन्स के वो उनको मेंटल हेल्थ पे अपने पे ध्यान देना। बेन स्टोक जो इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने अपना नाम अभी कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले रखा है वर्ल्ड क्रिकेट से, ताकि वो अपनी मेंटल इश्यूज़ पे ध्यान दें। लेकिन अभी अपनी कंट्री में अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो मेंटल इश्यूज़ को बात नहीं करना चाहते ये लोग। तो इस चीज़ को लेके अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीज़ें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो इस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। तो देखिए हाइपरटेंशन होता क्या है, ये इधर वाली जो देख रहे हैं वो नॉर्मल ब्लड वेसल है, कि जब हम लोगों की ब्लड वेसल बिल्कुल हम नॉर्मल हैं तब होती है। और अगर हम हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारी ब्लड वेसल जो है वो श्रिंक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और ये जो ब्लड वेसल है वो नैरो एंड स्टिफ हो जाते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है, पहले स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डैमेज, ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन से हो जाती हैं। तो देखते हैं, दो हाई ब्लड प्रेशर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ इन ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड, अफेक्टिंग एन एस्टिमेटेड 1.4 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ओनली 14% हैव इट अंडर कंट्रोल। तो जैसा मैंने बताया कि ये हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत बड़ी बीमारी है। तो हाई बीपी है लीडिंग, ये सबसे बड़ा कॉज है डिजीज़ का, डिसेबिलिटी का, डेथ का, ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया भर में। और ये कम से कम अगर एस्टिमेटेड है 1.4 बिलियन पीपल जो है दुनिया भर में वो अफेक्टेड होते हैं इस चीज़ से। लेकिन उन 1.4 बिलियन पीपल में से केवल 14% ऐसे जो अंडर कंट्रोल है, मतलब जो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, जो इस चीज़ की क्योर कर रहे हैं और कंट्रोल है उनका। दिस इज बिकॉज ऑफ 3 गैप्स इन हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये क्यों है, क्योंकि 3 गैप जो है हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस में, उसकी वजह से मैनी हु हैव हाइपरटेंशन आर अनअवेयर, यानी कि जिनके पास बहुतों को तो हाइपरटेंशन है उनको पता नहीं है, वो अनअवेयर है, वो उस चीज़ को अलग ही बीमारी समझते हैं कि मैं क्यों, कुछ और बात है। और जिनको पता है, सेवरल दोज हु हैव डिटेक्टेड आर नॉट ऑन ट्रीटमेंट, जिनको कुछ लोगों को पता है कि दे आर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, दे आर नॉट ऑन ट्रीटमेंट, वो दवाई नहीं करा रहे हैं। और ओनली हाफ ऑफ दोज हु आर ट्रीटेड आर इफेक्टिवली कंट्रोल ऑन देयर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। देखिए ये जो 3 गैप्स बताए वो क्या क्या, पहला तो जिनको पता ही नहीं है, अनअवेयर, ठीक, पहला हो गया। दूसरा जिनको पता है पर वो दवा नहीं करा रहे हैं, और तीसरा जो दवा करा भी रहे हैं लेकिन उन दवा कराने में से भी केवल हाफ ऑफ दोज ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट इफेक्टिवली कर रहा है और वो कंट्रोल है, अपनी दवाई पर कंट्रोल कर रखा है उन्होंने चीज़ों को। तो रिकमेंडेड टारगेट्स क्या है, टारगेट इज टू लोअर ब्लड प्रेशर वैल्यूज टू लेस देन 140/90 mm इन ऑर्डर। तो टारगेट ये है कि जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं उनको 140/90 से कम किया जा सके एडल्ट्स में। और जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इन पर्सन विद नॉन कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज जो है, उनको ये वैल्यू जो है वो 130 की गई है उनके लिए, वो 130 से नीचे रखें। It has been recommended that non-physicians like nurses, pharmacists can provide drug treatment for hypertension if they receive proper training, have prescribed authority, follow specific management protocols and have physician oversight। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे डॉक्टर्स की कमी है हर जगह ही, और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही, तो उस कमी को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम नर्सेस को और फार्मासिस्ट को, जो ट्रेन नर्सेज हैं और ट्रेन फार्मासिस्ट हैं, उनको अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दें और उन चीज़ के लिए अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो वो ड्रग ट्रीटमेंट दे सकती हैं हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन के लिए दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, और वो कब कर सकती है कि उनके पास प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी हो और स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करें, और फिजिशियन की ओवरसाइट। फिजिशियन ओवरसाइट क्या है कि डॉक्टर की कंसल्टेंट हो, मतलब वो डॉक्टर से पूछ के करे जो भी करे। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में असिस्ट इन पेशेंट एजुकेशन, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन एज पार्ट ऑफ अ हेल्थ टीम। टेली मॉनिटरिंग एंड होम और कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ केयर आर इनकरेज टू इम्प्रूव ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब नॉर्मली लोग ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जैसे आशा वर्कर्स हो गए, ANMs हो गई, वो क्या कर सकते हैं, उसमें वो पेशेंट एजुकेशन में असिस्ट कर सकते हैं। पेशेंट एजुकेशन कि उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी देना कि हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, उसके बारे में पेशेंट एजुकेशन। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के वो मेज़र कर सकते हैं वहाँ पर जाके।
दूसरा डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन की जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ जाके पहुँचाना, मतलब जगह जगह, जैसे क्योंकि आशा और एएनएम रूरल एरियाज़ तक में जाते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी और एज पार्ट ऑफ हेल्थ टीम। तो इस चीज़ से क्या होगा कि अगर कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ केयर एक टीम बनेगी तो उससे जल्दी एंड टारगेटेड डिलीवरी होगी दवाइयों की। फिफ्थ न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एयर प्योरीफाई ऑर्का। तो ऑर्का क्यों न्यूज़ में? ऑर्का इज़ द लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर फैसिलिटी। और तो ये जो है ऑर्का जो कंपनी है वो लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है। उन्होंने अपना ऑपरेशन आइसलैंड में भी स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कि डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी होती क्या है। It will put CO2 from air and trap it to the ground. It will do this at the rate of 4,000 tons of carbon dioxide per year, which is the amount the world release in 4 seconds. तो ये क्या करता है, जो डायरेक्ट एयर ट्रैप है वो क्या करता है, जो CO2 है एयर में उसको ट्रैप करके सीधे ज़मीन में पहुंचा देता है। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करता है और वो ग्राउंड में ट्रैप कर देता है उस चीज़ को। इट विल डू दिस एट द रेट ऑफ 4,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। तो ये जो करता है कि वो 4,000 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में ट्रैप कर सकता है। और ये जो रेट है 4,000 टन, ये दुनिया भर में 4 सेकंड में रिलीज हो जाता है। तो हम लोग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं देख सकते हैं आप। डायरेक्ट एयर कैप्चर इज वन ऑफ द फ्यू टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज व्यूड बाय साइंटिस्ट एज वाइटल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग ब्लेम्ड फॉर कॉजिंग हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लड एंड राइजिंग सी लेवल्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये कुछ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फ्यू टेक्नोलॉजी जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर सकती है एटमॉस्फेयर से। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है CO2। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है वो भी पता है, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर, फ्लड्स, राइजिंग सी लेवल्स, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग से ही हो रही हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट एयर कैप्चर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर इज स्टिल अ फ्लेजिंग एंड कॉस्टली टेक्नोलॉजी, बट डेवलपर होप टू ड्राइव डाउन प्राइसेस बाय स्केलिंग अप एज मोर कंपनी एंड कंज्यूमर लुक टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। तो अभी जो है ये टेक्नोलॉजी जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है वो फ्लेजिंग है, यानी कि अभी अपने ग्रोइंग फेज में है और अभी कॉस्टली भी है। तो लेकिन डेवलपर्स का कहना है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करने के लिए कहेंगे या और ज़्यादा इसकी कंपनियां जो इसकी प्लांट्स हैं वो बढ़ेंगे तो वो सस्ती हो जाएगी जो टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा इनका मानना है। 6th न्यूज़ इज एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। यानी कि अगर आप बेसिक सरसों के तेल की बात करें तो वो 100 रुपये प्रति लीटर से आज वो 250 से 300 के बीच में बिक रहा है हमारे मार्केट में। तो अगर आप वो देखें तो एडिबल ऑयल की कीमतें बहुत ही तेज़ बढ़ रही हैं। तो इसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किए हैं या फिर कुछ डिसीजन लिए हैं। वो क्या है, इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल टू कंज्यूमर एट फेयर प्राइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर रिड्यूस द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल। तो गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर के पास जो उसको जा रहा है उसको कुछ कम करने के लिए जो ड्यूटी होती है, जैसे ड्यूटी क्या होती है, जो इम्पोर्ट अगर हम कुछ करते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उस चीज़ को कम कर दिया। कितना कम किया देखते हैं कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल की जो ड्यूटी थी वो 2.5 कर दी है पहले से, और अब ये जो है वो 11 सितंबर 2021 से ये इफेक्टिव होगी। सेकंड, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 232.5 विद इफेक्टिव फ्रॉम 11/9/2021। तो ये जो इन तीनों की रिड्यूस करके 32.5 कर दी गई है। और उसी नोटिफिकेशन में, जिस नोटिफिकेशन में बाकी सारे डिसीजन लिए उसी में एक और डिसीजन लिया गया है। इन द सेम नोटिफिकेशन द एग्री सेस फॉर क्रूड पाम ऑयल हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 17.5 to 20%। तो वहाँ थोड़ी रिलीफ मिली, जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, लेकिन यहाँ पे जो एग्री सेस होता है उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया 17.5 से। It may be noted that international prices and thereby domestic prices of edible oils has been ruling high since during 2021-22, which is a cause of serious concern from inflation as well as consumer point of view. Import duty on edible oil is one of the important factor that impacted landed cost of edible oils and thereby domestic prices. तो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल प्राइजेस और तो बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ेंगे ये एडिबल ऑयल्स के। तो इस पूरे साल में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ख़राब है ही, क्योंकि लोगों के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और कोविड की वजह से वैसे ही इनकम सबकी कम हो रखी है। तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अभी टेंशन वाला माहौल है और टेंशन वाली पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए। उसी को रिगार्डिंग ये अभी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई हैं। 7th न्यूज़ इज़ आयुष। तो आयुष तो आपको जैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, आयुष क्या होता है, आयुर्वेदिक और यूनानी
आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथिक। तो ये सारी जो हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है इंडिया की, उन सबको मिला के आयुष बनाया गया था। आयुष मिनिस्ट्री है अलग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम 9 करोड़ टू ₹70 करोड़ टू इंश्योर मोर आयुष कॉलेजेस आर ओपन अक्रॉस द कंट्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सेड। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है उन्होंने कहा है कि जो सेंटर का जो सपोर्ट है आयुष के लिए वो 9 करोड़ रुपीज़ का था, उसको बढ़ा के 70 करोड़ कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष कॉलेजेस खुलें हमारे भारत देश में। तो और देखते हैं इसके बारे में। द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट देयर आर ओनली फ्यू आयुष कॉलेजेस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन कैन ओनली बी पॉपुलराइज बाई मेकिंग अवेलेबल मोर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। तो अगर हम देखें आयुष कॉलेजेस बहुत कम हैं हमारे इंडिया में। हम लोग नॉर्मली वही जो इंग्लिश मेडिसिन हैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, MBBS पे और बाकी चीज़ों पे। तो आयुष कॉलेजेस बहुत ही कम है, योगा कॉलेजेस कहाँ है, होम्योपैथिक कॉलेजेस बहुत कम है। तो उन चीज़ को बढ़ाने के लिए जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि जो हमारे इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिकल साइंसेस है उसको तभी पॉपुलराइज किया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स होंगे। और वो कब होगा? जब कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। Ministry of Ayush has also accorded in principal approval for upgrading the government Ayush colleges Jalukbari, Assam at the Center of Excellence with the support of ₹10 करोड़। तो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है जो जालुकबारी में है असम में, उसको अपग्रेड करके सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। उसके लिए 10 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। The ministry has also announced the starting of Panchkarma technician course affiliated to healthcare sector skill Council, National Skill Development Corporation at the Central Ayurvedic Research Institute, Guwahati, with 10 seats for 10+2 students to produce skilled manpower for Panchkarma therapy in Northeastern region। तो ये नया एक स्कीम लॉन्च की गई है। उसमें क्या है कि पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्स, और ये एफिलिएटेड होगा हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इससे एफिलिएटेड होगा। और वो कहाँ पे दिया जाएगा? ये जो कोर्स है वो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कोर्स मतलब जिसको पढ़ना है वो कर सकते हो। उस चीज़ के लिए 10 सीटें होंगी वहाँ पे और 10+2 स्टूडेंट जो उसमें एनरोल कर सकते हैं। और उससे क्या होगा पंचकर्मा टेक्नीशियन कोर्सेज से कि दैट विल प्रोड्यूस ए स्किल्ड मैन पावर फॉर पंचकर्मा थेरेपी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 8th न्यूज़ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अभी जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया में आए हुए हैं, और उन्होंने हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले। तो 2+2 क्या होता है कि जब किसी देश के 2 मंत्री वो दूसरे कंट्री के 2 मंत्रियों से, मतलब वही काउंटर पार्ट्स, मतलब अगर हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ के सेम काउंटर पार्ट्स है, यानी कि वहाँ के भी एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल वहाँ के भी डिफेंस मिनिस्टर अगर उनसे मिलते तो वो दैट इज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हाई लेवल 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में। तो इसके क्या है, मतलब क्या क्या करना चाह रहे हैं इस चीज़ में वो देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड द क्लोज डोर टॉक्स विद देयर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट मैरी स्पेन एंड पीटर डूटन। मतलब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मैरी स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर पीटर डूटन के साथ मीटिंग की है। तो डायलॉग इज एम्ड एट फर्दर रैम्पिंग अप द ओवरऑल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक एंड अमिड चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री एजेटिवनेस इन द रीजन। तो डायलॉग का जो एम है वो ये है कि जो हमारी जो ओवरऑल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है दोनों देशों में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, उसको और रैम्प अप किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए और उसको इंडो पैसिफिक पूरे रीजन में उसको इंक्रीज़ किया जाए। जैसा कि अभी चाइना के तो इंक्रीजिंग, चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस पूरे रीजन में बढ़ा रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस डायलॉग रखा जा रहा है। द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल टॉक्स आर टेकिंग प्लेस अमिड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द क्वाड मेंबर्स कंट्रीज टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन बिसाइड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द क्वाड कंप्राइजेज ऑफ द US एंड जापान। तो ये जो मिनिस्ट्रियल टॉक्स है वो जैसे क्वाड जो है अभी पिछले 1 साल में क्वाड दोबारा से रिन्यू किया गया है। जैसे पहले क्वाड था और क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है? US है, जापान है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बीच में अगर कुछ साल पहले देखें तो ऑस्ट्रेलिया उस क्वाड से बाहर चला गया था, लेकिन अब फिर से अगर पिछले 1-1.5 साल में क्वाड को दोबारा से रिन्यू किया गया है और उस रिन्यू क्वाड होने के बाद तो अब इस चीज़ में क्वाड मेंबर जो हैं वो अपना कोऑपरेशन को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाना चाहते हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी कुछ बातें होंगी इस डायलॉग में। तो क्वाड मेंबर जैसे मैंने बताया, क्वाड मेंबर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड US एंड जापान है। सोर्स ऑफ द न्यूज़ इज हिंदुस्तान टाइम्स। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
तो आप वीडियो से जुड़े रहे और आपके करंट अफेयर्स को अपना प्रिपेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।